सोचते हैं और दिल से हंसाते हैं। इसीलिए माइक्रोफोन शायद पहले दे दिया गया है, लेकिन मैं विलास देशमुख साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे दो और भी मित्र यहाँ पर जो मौजूद हैं उनका परिचय दे दिया जाए। उसके बाद में बोलने के लिए बहुत वक्त हमारे पास में है और आपको सुनने के लिए और हमें सहने के लिए काफ़ी वक्त है। ओके, और एक हमारे दूसरे आर्टिस्ट हैं, बड़े ही टैलेंटेड। ऑलराइट, सूरी साहब जी आइए जरा, तालियों से स्वागत कीजिए इनका। By the way, they are all well educated in Hindi. That is the reason why ये लोगों को जो हिंदी पे कमांड है, कविताओं पे कमांड है, इसीलिए। तो now I have determined कि मैं भी सीखूंगा। तो आप जो है बैतूल से हैं, बैतूल मध्य प्रदेश, जैसा कि आप जानते हैं रोमी अहलुवालिया वगैरह सब अहलुवालिया का, they are all from Betul and so is he, I am sure. And he has also written several books और इनमें एक इनकी famous book है जिसका नाम है बूंदा बांदी। बूंदा बांदी is also a very famous book, जो इनकी पहली किताब है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी हिंदी कैसे, तो मैंने पूछा कि बूंदा बांदी का मतलब क्या है। कहने लगे कि रिमझिम जो बारिश पड़ती है धीरे धीरे उसे कहते हैं। तो मैंने कहा ओके, हाँ जी बिल्कुल, बूंदाबांदी बात हो रही है। ओके, he has also won several awards and one of the awards that he has earned or received is called Atahas. Atahas is a national award and which young poets with a really good sense of humor receive and he is one of them. स्वागत है आपका भी। और अगले आ रहे हैं कवि, उनका नाम है अरुण जेमिनी। आप हैं हरियाणा से और इन्होंने भी कई किताबें लिखी और पहली किताब आई है इनकी जिसका नाम है फिलहाल इतना ही। ये भी किताब इनकी सेल पर यहाँ पे। This also a very humorous book that he has written and I was going through few pages and I just started laughing outside. तो शर्मा साहब कहने लगे कि अभी तो अंदर आइए फिर देखिए क्या होगा आपका। मैंने कहा ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जेमिनी साहब ने भी काफी अवार्ड्स he has been given and he has earned. One of them is काका हाथरसी पुरस्कार, which is like a real honor. Most important, he has received this award from Atal Bihari Vajpayee, the Prime Minister of India, and also he has been honored by Shri Shankar Dayal Sharma, our former president of the United States, India, of course. Okay, now enjoy the show. आपके पास माइक, आप हाथ में दूंगा, मुंह में नहीं। मैं सीता का रोल किया था तो रावण तो सीता हरण वाले दिन ही निमट लिया। राम जी बाद में परेशान थे, मैं क्या करूं। प्रदीप चौबे जी हास्य के लाजवाब कवि हैं साहब, हमारे वरिष्ठ कवि हैं और जितना वो हंसाते हैं निश्चित रूप से आज पूरी शाम आप ठहाके ही ठहाके लगाते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं कविता प्रारंभ करता हूँ। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। हमारे विलास राव जी ने शंकर दयाल शर्मा जी को यहाँ का राष्ट्रपति बनाया। स्थितियां वैसे काफी कुछ वैसी हो गई हैं। नहीं, कभी बना भी देंगे। हाँ, तो जब हम आ रहे थे तो फ्लाइट जो है सैन फ्रांसिस्को से एलए आना था तो लगभग 4 घंटे लेट थी। पता लग गया क्लिंटन साहब भारत होके आए हैं। असर दिख जाता है साहब। और क्लिंटन साहब भारत क्यों गए थे ये आपको पता है क्या? इसका बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। भारत को ऐसे नहीं गए थे साहब। हुआ क्या था कि कुछ महीने पहले यहाँ से सुपर कंप्यूटर इंडिया में लगने गया था, तो अमेरिकी इंजीनियर ने कंप्यूटर तो लगा दिया लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो वहीं भारतीय इंजीनियर खड़ा था, बोले जी कुछ करो। भारतीय इंजीनियर बोला जी कोई जुगाड़ करता हूँ। अच्छा, जुगाड़ हमारे देश में बड़ी आसानी से हो जाता है। वो गया एक देसी मिस्त्री को ले आया, उसने इधर का तार उधर किया, उधर का तार इधर किया, कंप्यूटर स्टार्ट। अब अमेरिकन इंजीनियर बड़ा प्रभावित हुआ साहब। जब चलने लगे तो इंपोर्टेड कार थी, कार का कोई नट निकल गया। बोले गाड़ी कैसे चलेगी आगे, कुछ करो। भारतीय इंजीनियर बोला जी कोई जुगाड़ करता हूँ।
वो गया एक देसी मिस्त्री को ले आया, उसने वहां डायरेक्ट वेल्डिंग कर दी, परमानेंट जुगाड़। वो बड़ा प्रभावित हुआ साहब। जब अमेरिका लौटा तो उसने क्लिंटन साहब को रिपोर्ट दी। बोले वैसे तो भारत में सब ठीक ठाक है, लेकिन एक चीज भारत के पास लाजवाब है, वो है उनकी जुगाड़ टेक्नोलॉजी। आप किसी तरह से वो मंगा लो बस, तो अमेरिका का भी उद्धार हो जाएगा। तो क्लिंटन साहब ने तुरंत अटल जी को फोन मिलाया, बोले अटल जी ऐसा है कि हम सारे प्रतिबंध हटाने को तैयार हैं, आपको परमाणु शक्ति भी मान लेते हैं, आप CTBT पे भी साइन करो ना करो आपकी मर्जी, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी भेज दो। अटल जी बोले बस वही नहीं भेज सकता। बोले क्यों नहीं भेज सकते? बोले उसी के भरोसे तो मेरी सरकार चल रही है। लालू जी का जलवा है साहब। बस आपसे एक ही अनुरोध है कि कोई भी बात आपको अच्छी लगे, कोई कविता की पंक्ति अच्छी लगे, तो तालियां बजाकर कवि को उत्साहित अवश्य करें, क्योंकि तालियां हमारे लिए ऊर्जा का काम करती हैं। और ये तालियां ऐसी तालियां चाहिए, बस कहना ना पड़े। आगे यह काम बिना कहे होता है, बिना कहे बहुत काम होते हैं साहब। और लालू जी की बात चल रही है तो मुझे एक घटना और याद आ गई। वो लालू, सुखराम और जयललिता तीनों नरक पहुंच गए। कल्पना है, आप कल्पना कर सकते हैं। वैसे आप ये भी कल्पना कर सकती हैं कि तीनों नरक पहुंच गए तो नरक कहां पहुंचेगा। तो जब काफी दिन हो गए, उन्होंने सोचा अपने घर टेलीफोन पर बात की जाए। उन्होंने यमराज से कहा बोले घर बात करना चाहते हैं। यमराज बोले यहाँ तो इंटरनेशनल कॉल से ही महंगा है, बिल बहुत आएगा। जयललिता बोली बिल कितना आ जाए, बिल क्लिंटन नहीं आना चाहिए। आप तो बात कराओ। तीनों ने फोन पे बात की, सब तीनों का बिल आया। सुखराम का बिल आया 40,000 रुपए का, जयललिता का बिल आया 35,000 रुपए का, लालू का बिल आया 1 रुपए का। दोनों चक्कर खा के पहुंच गए यमराज को। बोले क्या तरीका है, हमारा 40,000 35,000 का बिल, इसका 1 रुपए का बिल। इसने तो बात भी लंबी की थी, हर बच्चे से की थी। इसका 1 रुपए का बिल, हमारा 40,000 35,000 क्या मजाक है? तो यमराज बोले बेटे मजाक की बात नहीं है, दरअसल आजकल नरक से बिहार बात करना लोकल कॉल मानी जाती है। पूरे 3 घंटे आप निश्चित रूप से खूब ठहाके लगाएंगे ऐसी आशा करता हूं। और पहले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, बैतूल साहब, बैतूल नगरी, यहाँ तो आके पता लगा मुझे कितनी महान है। क्योंकि रोमी भाई, चौची भाई, बुल्ली भाई, तीनों के यहाँ सब बैतूल के हैं। और आदरणीय आजाद साहब का परिवार पूरा बैतूल का है। तो 3 दिन से मैं बैतूल के बारे में ही सुन रहा। और साहब इतना सुन लिया कि मैं बिना घूमे घूम लिया। अगर आप बैतूल में से तू निकाल दो तो जो बचता है वो ये है। तो भाई नीरजपुरी जी बैतूल से आए हैं, मध्य प्रदेश से, और हास्य व्यंग्य के बहुत ही लाजवाब कवि हैं। इतने कम समय में अमेरिका और इससे पहले कई देशों में, दुबई, बैंकॉक, कई देशों में काव्य पाठ कर चुके हैं। पूरे देश में अपनी कविताओं के माध्यम से जाने जाते हैं और सहज हास्य के कवि हैं। आइए हम स्वागत करें सबसे पहले भाई नीरजपुरी का। माँ शारदा को नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। मंच पर बैठे अपने दोनों अग्रज कवियों को नमस्कार करते हुए आज का काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। भाई अरुण जी ने आपको बताया कि मैं बैतूल से आया हूँ, उसमें से तू निकाल दो तो वैसा वैसा दिख रहा हूँ। अब दरअसल अरुण जी आपको मालूम नहीं, मैं भी ठीक ठाक इंसान हुआ करता था, बिल्कुल आपकी तरह यंग स्मार्ट। पर मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उस मोहल्ले के हर घर में, हर आदमी ने अपने घर में एक कुत्ता पाला हुआ था। मैंने भी उनकी देखा देखी कुत्ता पाल लिया और बड़ा कुछ कुत्ते को खिलाया कि कुत्ता उन कुत्तों सरीका मोटा तगड़ा हो जाए, लेकिन वो कुत्ता मोटा नहीं होता था।
मैंने वेटनरी डॉक्टर पशु चिकित्सक से सलाह ली कि साहब इस कुत्ते को मोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये 3 हार्मोन्स की गोलियां दे रहा हूँ, ये कुत्ते को निगला देना। मैंने कहा साहब आप कहें तो मैं दूध में घोल के पिला दूं, आप कहें मैं पीस के खिला दूं, लेकिन ये गोलियां कुत्ता निगलेगा कैसे। उन्होंने कहा साथ में एक रबड़ का पाइप दे रहा हूँ, ये पाइप कुत्ते के मुंह में डालना, गोलियां पाइप में डालना, जोर से फूंक मारना, गोलियां कुत्ते के पेट में चली जाएंगी। मैंने बिल्कुल वही किया साहब, बस मेरे फूंक मारने से पहले कुत्ते ने फूंक मार। और आज वो कुत्ता गर्व करता है कि उसके पास एक मोटा ताजा मालिक है। इस भारी शरीर के बड़े कष्ट हैं साहब। कल हम लोग न्यूयॉर्क रात को घूमने गए और वहां हमने रिक्शा देखा। रिक्शे आजकल वहां कुछ टूरिस्ट के लिए हैं, लोग घूमते हैं उस पर, तो मैंने भी शौक में रिक्शे वाले को आवाज दी थी। हालांकि हम लोग कार में थे, मैंने रिक्शे वाले को आवाज दी। जैसे ही आवाज दी तो 2 रिक्शे वाले आ गए और आपस में लड़ने लगे कि he has called me, I will take him, मैं लेके जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं कार से उतरा तो वो फिर आपस में लड़ने लगे, नहीं तू लेके जा। ये तो यहाँ के रिक्शे वाले साहब। मैंने हिंदुस्तान में एक रिक्शे वाले को बुला लिया और कहा कि भाई मुझे चलना है, तो उसने कहा साहब देखो ऐसा है कि मैं तो नहीं ले जा सकता आपको। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तेरे 5 रुपए बनते हैं लेकिन मैं 10 दूंगा। बोले साहब आप तो 10 दे दोगे लेकिन मेरी तो दिहाड़ी खराब हो जाएगी ना। तो साहब इस वजन के बड़े नुकसान हैं, बड़े कष्ट हैं। अभी हम लोग एयरबस से यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुंचे, LA से हार्टफोर्ड तक, और बिल्कुल हमें उसकी स्थिति हिंदुस्तान की बसों जैसी ही नजर आई साहब। 2 सीटें खाली थी और वो एयर होस्टेस बाहर गई, उसने 2 लोगों को और बुला लिया कि आ जाओ। बल्कि मैं समझता हूं कि अगर कुछ खड़े बड़े होकर ले चलने के अभी प्रावधान होते इस देश में तो वो शायद उनको भी खड़ा कर लेते। बिल्कुल हमारे यहाँ की स्थितियां जैसी हमारी बसों की स्थितियां हैं वैसी यहाँ की एयर बसों की स्थितियां हमें नजर आई साहब। मैं भी यहाँ आने से पहले दिल्ली तक और बीच में कुछ बस से यात्रा करते हुए दिल्ली तक पहुंचा, फिर उड़ते हुए आप तक। तो जो कुछ उस यात्रा में तकलीफें हुई वो एक रचना के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए आज के काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं कि बस क्या थी, पूरी चिड़ियाघर नजर आ रही थी। बस क्या थी, पूरी चिड़ियाघर नजर आ रही थी और हाथी की कमी वहां सबको खा रही थी। लोगों ने हमें देख के हाथ हिला दिए, कुछ ने स्वागत में झंडे दिखा दिए। हमने धीरे धीरे अपने लिए जगह तलाश ली और जगह की तरफ बढ़ते हुए खींचातानी में 2 की कमीज फाड़ दी। जगह की तरफ बढ़ते हुए खींचातानी में 2 की कमीज फाड़ दी। अभी हम उनसे उलझ ही रहे थे कि टिकट एक आवाज आई। हमने कहा एक दिल्ली दो भाई। कंडक्टर बोला जगह 2 की घेरेंगे, टिकट 1 लेंगे। आप जैसे 8-10 में जाएंगे तो हम डिपो इंचार्ज को क्या जवाब देंगे। हमने कहा भैया राशन हमें औरों जितना ही मिलता है, तो फिर हमें 2 में क्यों मिलता है। और तो और बीवी भी हमने एक ही पाई है। और तो और बीवी भी हमने एक ही पाई है, गनीमत कर साथ नहीं आई है। वो बोला अच्छा बैठ जाइए, ज्यादा मत गुर्राइए। हमने कहा हम गुर्रा रहे हैं, तुम्हें कुत्ता नजर आ रहे हैं। वो बोला साहब क्यों बेकार में बात बढ़ा रहे हैं, किसी से भी पूछ लीजिए, चलता फिरता चिड़ियाघर नजर आ रहे हैं। हमने कहा क्या बकता है। पीछे से एक बच्चा चिल्लाया अंकल आपको देखने का क्या टिकट लगता है। चिल्लाया अंकल आपको देखने का क्या टिकट लगता है। सारी बस में गूंज रहा था ठहाका। तभी हुआ एक जोर का धमाका। हमारी तरफ के एक टायर की हवा सब्र की आवाज के साथ निकलने लगी। सारी बस हमें आंखों ही आंखों में निगलने लगी। हम जल्लाए से, खिसियाए से, नजरें झुकाए से, हकलाते हुए बोले अब इसमें क्या गलती है हमारी। तो कंडक्टर ने अपनी खुंदक उतारी, बोला गलती तो हमारी है, हम ही भूल गए थे कि ट्रक की सवारी है। हम भी भूल गए थे कि ट्रक की सवारी है। खैर किसी तरह चका बदल जब चली बस तो हमारी जगह कोई और गया ठस। अब हम डंडा पकड़े लटक रहे थे, बाकी खड़ों को खटक रहे थे। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारे और हमारे धक्के से हुए 2-4 धराशायी। तो हमारे पीछे वाले ने पूछा क्या आपने सांस छोड़ी है भाई। तो उसके पीछे वाले ने उसे समझाया कि अब ज्यादा मत उलझ भाया, ये बैठ ही गया तो तेरा बोलो राम हो जाएगा। भूगोल से इतिहास
बनने का इंतजाम हो जाएगा। पर अभी तो और परेशान होनी थी हमारी काया। लीजिए घाट सेक्शन आया, बस ऊपर चढ़ने की जगह नीचे की ओर लुढ़कने लगी और ड्राइवर की सवालिया नजर हमसे अटकने लगी। इससे पहले कि हम कुछ कह पाए कंडक्टर बोला, भाई साहब आप उतर जाएं, आप नहीं उतरेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ये पूरी की पूरी बस शमशान घाट पहुंच जाएगी। तो मरते क्या ना करते, पूरा घाट पैदल चढ़ते, लुढ़कते घिसटते, फिर बस में ठसते, सहते हुए व्यंग बाण कितने न जाने आए हैं आपको कविता सुनाने। और मित्रों, जो कविताएं आपके लिए लेके आए हैं, अभी अरुण भाई ने कहा कि दो गणेश मंच पर विराजमान हैं। मैं गणेश जी से ही अपनी बात शुरू करता हूं। आप लोगों को याद होगा कि 2.5-3 वर्ष पहले गणेश भगवान की मूर्तियों ने दूध पीना शुरू किया। जिसको देखो वो कटोरी चम्मच लेके मंदिर के आगे लाइन में था। और सबसे बड़ी बात यह कि इस घटना की खबर सबसे पहले अमेरिका से ही हिंदुस्तान में पहुंची। जिसको देखो वो कटोरी चम्मच लेके मंदिर के। इसके पीछे क्या कहानी है? प्रभु आपने टनों दूध पी लिया, ये क्या चमत्कार है, ये कैसी माया है, इसके पीछे क्या कहानी है? भगवान बोले, तेरे देश के भ्रष्ट नेताओं से निपटने के लिए हमें अपनी सेहत बनानी है। भगवान बोले, तेरे देश के भ्रष्ट नेताओं से निपटने के लिए हमें अपनी सेहत बनानी है। मैंने कहा फिर वो नहीं हो सकता प्रभु, क्योंकि मेरे यहाँ के दूध में 90% पानी है। मित्रों, मैंने खोज की कि हमारे देश में भ्रष्टाचार क्यों नहीं जा रहा है। दरअसल एक बड़ी पुरानी कहानी है, आप सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी। हमारे देश में एक सत्यवान हुए, एक सावित्री हुई और एक यमराज हुए। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेके चलने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चली। और सावित्री का यूं पीछे पीछे आना यमराज को इतना पसंद आया कि उन्होंने सावित्री से कहा कि सावित्री कोई भी 3 वर मांग ले। ये तब की बात थी। अगर आज यमराज सावित्री से कहते कि सावित्री कोई भी 3 वर मांग ले, तो वो कहती कि एक ही वर से तो दिन नहीं रही है, 3-3 वर लेके। लेकिन सावित्री ने वर मांगे, अपना राजपाट, अपने सास ससुर की आंखें और सत्यवान के प्राण, सब कुछ लौटा लिया। मेरे साथ भी ऐसा एक हादसा हुआ कि कल रात लौटते हुए यमराज हमें मिल गए। हमें देखते ही खिल गए। चित्रगुप्त से बोले, बहुत दिनों से दे रहा था गच्चा, आज पकड़ा गया बच्चा। चित्रगुप्त से बोले, बहुत दिनों से दे रहा था गच्चा, आज पकड़ा गया बच्चा। अब इसे यमलोक ले जाना है, इसके पाप पुण्य का खाता दिखाना है। अगर पुण्य ज्यादा हुए तो इंद्र के डिपार्टमेंट में जाएगा, वरना अपनी तरफ आ जाएगा। हमने कहा प्रभु आप धरती पर आए हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारे पाप पुण्य को लेकर क्यों परेशान है? दिल्ली वालों के देखेंगे तो क्या करेंगे? दिल्ली वालों के देखेंगे तो क्या करेंगे? बहुत रात हो गई है, क्या इरादा है, आराम करेंगे? आइए घर चलते हैं, आप बैठिए हम पकौड़े तलते हैं। आइए घर चलते हैं, आप बैठिए हम पकौड़े तलते हैं। तो घर पहुंचे, यमराज को बैठाया और जैसे ही पकौड़े तलने के लिए स्टोव जलाया तो मिट्टी का तेल नदारत पाया। हमने यमराज से क्षमा मांगी और पड़ोसी की कुंडी खटका दी। वो बड़ी जोर से भंडाया, बड़ी देर बाद बाहर आया, बोला वैसे ही मच्छरों के मारे इतनी देर बाद सो पाए हैं। हमने कहा यार धीरे बोलो, हमारे कमरे पे यमराज आए हैं। वो बोला मजाक मत करो, कुछ तो उनके नाम से डरो। पिछली बार झूठ बोलकर शक्कर ले गए थे, इस बार क्या ले जाओगे? कुछ तो उनके नाम से डरो, पिछली बार झूठ बोलकर शक्कर ले गए थे, इस बार क्या ले जाओगे? और जल्दी बोलो, क्या सारी रात दरवाजे पर ही बिताओगे? हमने कहा यार हम मजाक नहीं कर रहे हैं। यमराज सचमुच चित्रगुप्त के साथ हमारे बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। हमने उन्हें कुछ खिलाने का प्रोग्राम बनाया है, पर मिट्टी का तेल नदारत पाया है। अब सारा कुछ तुम पर डिपेंड करता है। आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी को डिफेंड करता है। वो बोला लगे तो 10-20 रुपए ले जाओ, पर मिट्टी का तेल नहीं दूंगा, अपने भविष्य से खिलवाड़ नहीं करूंगा। अरे तुम्हारे यमराज तो बाद में कुछ खाएंगे, हमारी बीवी हमें पहले खा जाएगी। तुम्हारे यमराज को बाद में कुछ खाएंगे, हमारी बीवी हमें पहले खा जाएगी। और कल मिट्टी के तेल की लाइन में खड़े होने में नानी याद आ जाएगी। तो उससे 10 रुपए लिए बाजार से नमकीन लाया, यमराज को खिलाया। यमराज प्रसन्न हो गए, बोले तुमने हमारी खातिर पड़ोसी से उधार किया है, हमने अभी अभी एक विचार किया है। कोई भी 3 वर मांग लो, पर जान नहीं बख्शूंगा, ये बात जान लो। कोई भी 3 वर मांग लो, पर जान नहीं बख्शूंगा, ये बात जान लो। मैंने कहा प्रभु वर्तमान हालात में जिंदा रहना ही कौन चाहता है? बंदा तो कब से आपके पास आना चाहता है। अरे आपने इसे क्या सत्यवान सावित्री युग समझ लिया है? पर अब आपने मुझे 3 वर देने का वचन दिया है। पहला वर मांगता हूं, भारत से गरीबी दूर कर दीजिए। यमराज बोले चित्रगुप्त इसकी उम्र 10 साल ज्यादा कर दीजिए।
10 साल ज्यादा कर दीजिए। मैंने कहा प्रभु दूसरा वरदान, मेरे देश के हर हाथ को काम। यमराज बोले चित्रगुप्त इसे 2 और 10 सालों का दान। मैंने कहा प्रभु तीसरा वर मांगता हूं, भारत से भ्रष्टाचार मिट जाए यही चाहता हूं। तीसरा वर मांगता हूं, भारत से भ्रष्टाचार मिट जाए यही चाहता हूं। यमराज बोले अरे बेवकूफ, हम तेरे 2 वर पूरे नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तेरी उम्र 20 साल बढ़ा रहे हैं। अरे किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है? जब घूस में 20 साल हम दे रहे हैं तो भ्रष्टाचार कौन हटा सकता है? साल हम दे रहे हैं तो भ्रष्टाचार कौन हटा सकता है? और मेरे बच्चे, अगर हम तेरे 3 वर पूरे कर जाएंगे तो फिर तेरे देश के नेता क्या खाएंगे? और मैं आज तक सोच रहा हूं हिंदुस्तान से गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जाने कब जाएंगे, जाने कब जाएंगे। बहुत प्रेम मिला मित्रों आप सब लोगों के बीच आके। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं अमेरिका आने के बाद भी बैतूल में ही हूं। पाली चाचा, रोमी भाई, चोजी भैया, गुल्ली भैया, भाभियां, सब बिल्कुल एक ऐसा परिवार सा माहौल रहा सारे समय। प्रेम के कई रूप हैं साहब, ये प्रेम हमें मिला। एक प्रेम श्री फरहाद ने किया, रोमियो जूलियट ने किया, क्लिंटन साहब और मोनिका लेविंस्की ने किया। सदी के इस महानतम प्रेम प्रसंग बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के नाम भारतीय परिवेश में एक रचना आप तक पहुंचाता हूं कि मिनी स्कर्ट पहने क्लब में थिरकते हुए उसने जैसे ही अपना नाम हमें मोनिका बताया तो हमारे भीतर का क्लिंटन फड़फड़ाया। मिनी स्कर्ट पहने क्लब में थिरकते हुए उसने जैसे ही अपना नाम हमें मोनिका बताया तो हमारे भीतर का क्लिंटन फड़फड़ाया। चेहरे पर अमेरिकन मुखौटा लगाते हुए बिना बात मुस्कुराते हुए हमने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो वो खिलखिलाते हुए पीछे की ओर खिसकी और बोली बट नॉट लेविंस्की। जैसे ही हमने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो वो खिलखिलाते हुए पीछे की ओर खिसकी और बोली बट नॉट लेविंस्की। अरे हमने कहा कोई बात नहीं, खाली मोनिका भर से हमारी जिंदगी में बहार हो जाएगी। वो बोली पहले अपनी बीबी से पूछ लो क्या वो हिलेरी बनने को तैयार हो जाएगी। वो बोली पहले अपनी बीबी से पूछ लो क्या वो हिलेरी बनने को तैयार हो जाएगी। मामले को हिलेरियस होता देख के हमने कहा वो तो भारतीय नारी है, मासूम है, भोली है, बेचारी है, उसको जैसा समझाएंगे वो समझ जाएगी। लेकिन बालिके इसकी नौबत तो बहुत देर बाद आएगी। और तू नहीं जानती हमारी बीवी का कलेजा इस हिलेरी नहीं, हिमालय चढ़ने वाले हिलेरी से भी ज्यादा मजबूत है। वो इतनी महंगाई में हमारी ठीक ठाक गृहस्थी चला रही है, ये इस बात का सबूत है। वो इतनी महंगाई में हमारी ठीक ठाक गृहस्थी चला रही है, ये इस बात का सबूत है। और ये क्लिंटन मोनिका प्रकरण तो अब जाके गरमाया है, जबकि हमने मोनिका ओ माय डार्लिंग वाला गाना तो कितने सालों पहले गाया है। बल्कि हमको तो लगता है कि उस गाने को सुनकर ही क्लिंटन में चस्का जागा, तभी तो वो तन की आग बुझाने के लिए भागा। अरे मन की ज्वाला तो ठंडी पड़ गई, लेकिन ये मोनिका गले में अड़ गई। लेकिन हम क्लिंटन नहीं है जो सबूत छोड़ जाएंगे। हमने भारतीय नेताओं से दीक्षा ली है, तेरे सारे के सारे स्टार धरे रह जाएंगे। हम क्लिंटन नहीं है जो सबूत छोड़ जाएंगे, हमने भारतीय नेताओं से दीक्षा ली है, तेरे सारे के सारे स्टार भरे रह जाएंगे। अब देख, तुमने देखा नहीं कैसे हवाला करने वालों को उनके वकील साहब बचा ले गए, लोगों ने यूरिया खाई और चुपचाप बचा ले गए। सारे सोर्स लगाने पर भी बोफोर्स ठनठना रहा है और बंबई में बम फोड़ के दुबई में दाऊद दंडना रहा है, और आपन भैया चारा खा के हर जगह गोबर फैला रहे हैं। और आपन भैया चारा खा के हर जगह गोबर फैला रहे हैं, और वो दुखी राम टेलीफोन खा गया और देश वाले बैठ के घंटी हिला रहे हैं। और रचना की महत्वपूर्ण पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं मित्रों, कि वो दुखी राम टेलीफोन खा गया और देश वाले बैठ के घंटी हिला रहे हैं, और मोनिका
वो अमेरिका था जहां राष्ट्रपति के खिलाफ लड़ने पर भी मोनिका जिंदा बच गई। यहाँ तो मोहल्ले के दादा के खिलाफ गई तो समझो जमीन में गड़ गई। अमेरिका था जहां राष्ट्रपति के खिलाफ लड़ने पर भी मोनिका जिंदा बच गई। यहां तो मोहल्ले के दादा के खिलाफ गई तो समझो जमीन में गड़ गई। और फिर हमारे यहाँ के पेड़, कुएं, तालाब, नदियां और तो और तंदूर तक मोनिकाओं के लिए खुले हैं। ये पाश्चात्य सभ्यता के दीवाने हर एक को मोनिका बनाने पर तुले हैं। सो मोनिका माय डार्लिंग, किसी भ्रम में मत रहना। ये विदेशी परिधान छोड़ो और देसी बाना ओढ़ो, वरना कल को लेविंस्की न बन जाओ तो फिर हमसे कहना लेविंस्की न बन जाओ। और इस दौर में भाई साहब एक रचना विशेष रूप से आप तक पहुंचाने का मन है। मित्रों, आप सब भारत से ही यहां आए हैं और वहां की परिस्थितियां भी आपने देखी होगी हैं। यहां भी आप काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। अक्सर रात को देर तक आना हो सकता है आपका। कितना काम आपको करना पड़ता है इस स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए। एक रचना आप तक पहुंचाता हूं जिसमें मैंने 3 विषयों का समावेश किया है। 3 विषयों को एक कविता के भीतर डालने की कोशिश की है। हास्य, करुणा, व्यंग, तीनों बातें एक रचना में डालकर आप तक पहुंचाता हूं। बरसात होने की प्रक्रिया है। आज सौभाग्य से बारिश का मौसम भी है, कुछ बूंदाबांदी हो भी रही है। मेरी किताब भी बाहर जो है उसका शीर्षक है बूंदाबांदी, और ये रचना भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं जिसका नाम है बूंदाबांदी। बरसात होने की एक प्रक्रिया है। गर्मी भड़कती है, बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, घटाएं घुमड़ती हैं, कुछ बूंदाबांदी होती है, फिर एक लो प्रेशर एरिया बनता है और खुल के बरसात होती है। ये सारी स्थितियां एक आम घर में कैसे घटित हो जाती हैं? बिल्कुल हमारे आपके घर की कहानी। कि घर देर से पहुंचने पर बीबी इतनी जोर से भड़की गुरु कि हम समझ गए बरसात होने वाली है। घर देर से पहुंचने पर बीबी इतनी जोर से भड़की गुरु कि हम समझ गए बरसात होने वाली है शुरू। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं वाला मुहावरा जिन लोगों ने भी बाजार में फेंका है उन्होंने हमारी बीबी को नहीं देखा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं वाला मुहावरा जिन लोगों ने भी बाजार में फेंका है उन्होंने हमारी बीबी को नहीं देखा है। बदलते हर मौसम का अंदाज उसके चेहरे से लग जाता है और आने वाले तूफान का पता तो उसकी आंखों से ही चल जाता है। उस दिन भी आंखों से ऐसे ही संकेत उभर कर सामने आ रहे थे और हम बचने के लिए बहानों की छतरी लगा रहे थे, पर हवा के थपेड़े छतरी को तार तार कर रहे थे, हम पे चौतरफा वार कर रहे थे। बिजली अचानक जोर से कड़की। कौन थी वो लड़की? बिजली अचानक जोर से कड़की। कौन थी वो लड़की? हमने कहा लड़की कौन सी लड़की? अरे बताया तो काम ज्यादा है, आजकल ऑफिस में ऑडिट आया है। वो बोली अच्छा फिर कितने पैसे मिल जाएंगे इस ओवर टाइम के? क्या रेट है तुम्हारे यहाँ वर्किंग क्राइम के? उस पैसे से हमें एक आध नई साड़ी दिलाओ या फिर कोई और बहाना बनाओ। हमने कहा ये सच है, बहाना नहीं। वो बोली अरे जाने दो, क्या इतने सालों में हमने तुम्हें जाना नहीं? वो बोली जाने दो, क्या इतने सालों में हमने तुम्हें जाना नहीं? अब की बादल गरजे तो दोस्तों पे हो रहे थे खर्चे। महफिल जमाई होगी, पूरे महीने की तनख्वाह एक दिन में उड़ाई होगी। महफिल जमाई होगी, पूरे महीने की तनख्वाह एक दिन में उड़ाई होगी। हमने कहा तनख्वाह खत्म हुए तो हफ्ता बीत गया, पैसों का कटोरा तो कब का रीत गया। अब की घुमड़ी घटाएं तो हम बताएं, ले दे के रह जाता है सिनेमा, है ना? आज कौन सा टाकिज घूम लिया? बच्चों की किस फरमाइश का खून किया? आज कौन सा टाकिज घूम लिया? बच्चों की किस फरमाइश का खून किया? मैंने कहा माना कि देर कुछ ज्यादा हो गई है, पर इतनी भी नहीं कि बात का बतंगड़ बनाओ। एक छोटे से अपराध पर दाना पानी लेके चढ़ जाओ। अरे मैं तुम्हारे और बच्चों के ख्वाब सजाने की ही सजा पा रहा हूं। जिस देर से आने को तुम मेरी अय्याशी समझ रही हो, मैं उस वक्त में भी 4 पैसे कमा रहा हूं। बहुत अच्छा।
महीने को तुम मेरी अय्याशी समझ रही हो, मैं उस वक्त में भी 4 पैसे कमा रहा हूं। अरे पूरा 1 महीना कुछ बच्चों को पढ़ाया है, तब जाकर आज का दिन आया है। लेके आ पाया हूं तुम्हारे लिए दवाई और बच्चों के लिए किताब, और तुम समझ रही हो लड़की, सिनेमा, ताश और शराब। अब थम चुकी थी आंधी और शुरू होने वाली थी बूंदाबांदी। अब थम चुकी थी आंधी और शुरू होने वाली थी बूंदाबांदी। माफ कर दो बीबी बोली, हमने बेकार तुम पे शक किया, पर क्या बताएं ये महीना हमने कैसे जिया। तुम्हारा देर से आना एक बवाल उठा रहा था, मन में न जाने कैसे कैसे सवाल उठा रहा था। हमारे चारों ओर बनने लगा था कम हवा का दबाव, गजब था बादलों का जमाओ। बीवी बोली, इस कठिन दौर में पति भी दूर हो जाए और मन में एक विचार भी ना आए, अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं। भौतिकता ने भावना के पंख अभी इतने नहीं छुए हैं। अरे हम जी लेंगे थोड़े अभावों में, और थोड़ी सी जान बची रहने दो प्यार के भावों में। हम जी लेंगे थोड़े अभावों में, पर थोड़ी सी जान बची रहने दो प्यार के भावों में। ये कहकर वो गले से लग गई, और गले लगते हुए उसकी एक आंख दवाई और एक आंख किताब पर थी। मेरी कमीज और उसका आंचल दोनों भीग रहे थे। बारिश पूरे शबाब पर थी। बारिश बहुत अच्छा धीरज पुरी जी, क्या बढ़िया कविता आपने सुनाई, बूंदाबांदी। और वो किताब उन्होंने बताया कि बाहर है, तीनों की किताब है। इनकी है बाप रे बाप, शक्ल से लग ही रहा है। और धीरज पुरी जी की बूंदाबांदी और मेरी फिलहाल इतना ही। तीनों की किताब है। और आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने कहा था कि पुस्तक जरूर लेके आएं, तो ज़्यादा कीमत भी नहीं है, $10 एक किताब का कीमत है। ज़्यादा है क्या? कुछ सन्नाटा सा छा गया सुनते। लेकिन यहाँ इतना प्यार मिला है तो हमने वो तीनों किताब एक साथ जो ले उसको $20 में रख दिया है। तो निश्चित रूप से ये आपकी स्मृतियों में रहेगी पुस्तक। और कवि कितनी कविताएं सुना लेगा? 3, 4, 5, लेकिन उसने बहुत कविताएं लिखी हैं जो आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। और आप अपने मित्रों को भेंट करने के लिए ले सकते हैं। ये ऐसी चीज है जो आपके मन में बसे भारत को जीवित रखेगी। बहुत अच्छी बात है। बूंदाबांदी सुना रहे थे, कितना बढ़िया संबंध है साहब। ये मध्य प्रदेश में संबंध ऐसे होंगे पति पत्नी के। मैं तो हरियाणा का हूँ, हमारे यहाँ तो ऐसे संबंध है नहीं साहब। ईमानदारी की बात है। हमारे यहाँ तो पता नहीं किस किस ने पंख छू रखे हैं साहब। मुझे ध्यान है, हमारे यहाँ बूंदाबांदी ऐसे नहीं होती। वो एक की पत्नी मर गई थी, फूंक फांक के घर आया। फूंक फांक के घर आता आदमी और कहाँ जाएगा? अच्छा, घर आप तो उसने विस्की का पैक बनाया। इतनी देर में बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, तेज हवाएं चलने लगी, ऐसा लगा तूफान सा आ रहा है। तो विस्की की चुस्की लेते हुए पति बोला लगता ऊपर पहुंच गई है। हमारे यहाँ तो ऐसे मधुर संबंध है साहब। हमारे एक मित्र बैठे हैं भिवानी के यहाँ, आप उनसे बात कर सकते हैं तो स्थिति पता लग जाएगी आपको हरियाणा। हमारे यहाँ पति पत्नी के संबंध, वो पति पत्नी जा रहे थे, पता लगा रास्ते में ऐसा कुआं है जहाँ जो मांगो मिल जाता है। तो पति ने कार रोकी, कुएं में झाका, कुछ मांगा। उसके बाद पत्नी ने भी कुएं में झाका, कुछ मांगा। जब पत्नी मांग रही थी तो कुएं में गिर गई। तो पति बोला, आज से पहले मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता था। ऐसे प्यार भरे संबंध हमारे यहाँ संभव नहीं है साहब। वो 3 औरतें बात कर रही थी। एक बोली, हमसे अच्छी तो विधवाएं हैं। बोले, विधवाएं हमसे अच्छी कैसे होगी? बोले, कम से कम उन्हें ये तो पता है कि उनके पति कहाँ हैं।
हमारे यहाँ कैसे संबंध है साहब, बड़ा मस्त मामला है हरियाणा का। यहाँ उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं कई। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में क्या अंतर है, ये पंक्ति में स्पष्ट हो जाता है। एक पंक्ति में दोनों प्रदेशों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। एक लखनऊ के आदमी ने हरियाणा के आदमी से कहा, बोले भाई साहब मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूं। हरियाणा वाला छूटते बोले बोले देख देख। कारण यह कि उत्तर प्रदेश में कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी, हमारे यहाँ बांस बजाया था। जो अंतर बांसुरी और बांस का वही भाषा का अंतर है। खैर ये हरियाणा में मस्ती चलती रहेगी, लेकिन मैं जिनको बुलाना चाहता हूँ साहब, हमारे गणेश अवतार, वो मोटे गणेश जी थे, छोटे गणेश जी। हमारे गणेश चतुर्थी को पैदा हुए हैं प्रदीप चौबे जी। हाँ बिल्कुल, और गणेश जी वाली आकृति आप देख ही रहे हैं, बस एक सूंड की कमी है। प्रदीप चौबे जी ग्वालियर से पधारे हैं, चंबल की घाटियों से आए हैं। फूलन देवी इनके पड़ोस में रहती है, खुद भी छविराम भी लग रहे हैं। शैल चतुर्वेदी जी के सगे छोटे भाई हैं प्रदीप चौबे जी। और अरुण जैमिनी के बड़े भाई हैं प्रदीप चौबे जी। इस बात पे भी ताली बजाओ भाई। जाती दूसरी बात पे नहीं बजाएंगे तो मैं तो कॉम्प्लेक्स में आ जाऊंगा। प्रदीप जी बहुत लाजवाब कवि हैं साहब, बहुत सहज हास्य के कवि हैं। एक दिन मैं घर गया था, इनमें और भाभी जी में संवाद चल रहा था, तो भाभी जी बोली मैं अचानक मर जाऊं तो आप क्या करोगे? ये बोले मैं पागल हो जाऊंगा। बोले दूसरी शादी नहीं करोगे? बोले इतना पागल थोड़ी हो जाऊंगा। तालियों से स्वागत करें आप प्रदीप चौबे। ये हमेशा अधूरी बात बताता है। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊं। इतने प्रेम से मैं इन लोगों को यहाँ पर लाता हूँ, लोगों के बीच में, अगर ये लोग मुझे उखाड़ते रहते हैं। अरुण जैमिनी तो मुझे उखाड़ने के चक्कर में लगा ही रहता है। मुझे गणेशावतार बता दिया, बोले सूंड नहीं है। मैं कहा है कैसे नहीं, दूसरे माइक पर बैठी है। मैं उधार रखता नहीं हूँ, जवाब दे देता हूँ। मुझे तो खाने में लगा ही रहता है। ये कुछ ज्यादा ही प्रेम मेरे साथ में है। अभी जब नीरज यहाँ पर कविता पढ़ रहा था तो ये मुझसे कह रहा था कि दादा ये है पर्सनैलिटी, आपकी क्या पर्सनैलिटी है? उसका है पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी है। बोले आप जरा नीरज की तरह थोड़े लंबे होते तो आपकी पर्सनैलिटी भी पर्सनैलिटी होती। मैंने कहा रहने यार, लंबे कद के लोग भला क्या तीर मार रहे हैं। मुझे याद है कि एक बहुत लंबा आदमी बाजार में सब्जी खरीदने के लिए गया, दुकानदार से बोला कि नींबू क्या भाव दिए? दुकानदार बोला बैठ के देख संतरे हैं। ये बड़ी मुसीबत है साहब हमारे साथ में, तो करता रहता है ऐसी बात। लेकिन मैं जवाब देने यहाँ पर नहीं आया। बड़ा बढ़िया माहौल है, बहुत कम लोग हैं। आप लोग संख्या में, मात्रा में, हॉल में उतनी ही मात्रा में हैं जितनी मात्रा में हमारे देश में ईमानदारी बची है। लेकिन ये कह के मैं बात छोटी नहीं करना चाहता। कम है लेकिन लोग बम हैं, लोग सुन रहे हैं, मजा ले रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। छोटी छोटी बातें आपको सुनाना चाहता हूँ मैं, जो आपके लिए मैं यहाँ पर लाया हूँ। मैं क्या करूँ साहब, मेरी तो पोजीशन इतनी ख़राब हो गई है कि मैं इतना सीरियस आदमी हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे हमेशा मजाक का कारण बता दिया है। दोस्त लोग मजाक करते हैं, तमाम हमारे शहर में मजाक करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में खासकर उनका ठप्पा लग गया है, तो लोग मुझे सीरियसली सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। मेरे शहर में तो मेरी रेपुटेशन बहुत ही खराब हो गई है। मैं कोई बात करता हूँ, लोग समझते चौबे जी आए, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, उल्टा जवाब दे देते हैं। ये अमेरिका आने के लिए मुझे फोटो खिंचाना था, तो मैं फोटोग्राफर के पास में गया। मैंने कहा यार पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाना है, चाहता हूँ उसमें जूते भी आ जाए। नहीं, हिंदुस्तान में आदमी बहुत लालची होता है, 2 रुपए में 20 रुपए का आउटपुट चाहता है। तो मेरा कैरेक्टर भी हिंदुस्तान में वैसे ही हो गया है। तो मैंने कहा कि यार पासपोर्ट खिंचाना है, चाहता हूं कि उसमें जूते भी आ जाएं। बोले आ जाएंगे साहब, सिर पे रख लेना।
बताऊं आपको, वो सुरेंद्र शर्मा जी यहाँ पर अमेरिका आए थे पिछले दिनों, तो जब वो लौटे यहाँ से वापस तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मैं भी अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितना पैसा लग जाएगा? बोले एक भी नहीं, क्योंकि सोचने का क्या पैसा। तो मेरी रेपुटेशन बिल्कुल डैमेज हो गई है। ग्वालियर में जैसे मैंने देखा है, घरों में लोग रहते हैं, जंगलों में मकान, अभी खतरा नहीं है आप लोगों को। मैं तो ग्वालियर में रहता हूँ, जंगल में वहाँ पे काफ़ी बताया कि हिंसा का मामला होता है, क्राइम बहुत होता है, तो मैंने जंगल में मकान बनाया है अपने शौक से रहने के लिए। कुत्ते उत्ते पाल रखे हैं सुरक्षा के लिए, उनके लिए सामान लेने जाना पड़ता है। एक दिन मैं वो जल्दी में था तो मैंने दुकानदार से कहा कि भाई कुत्ते को खिलाने वाले बिस्किट मिल जाएंगे? वो मुझसे ज़्यादा जल्दी में था, बोले चौबे जी बांध दूँ तो यही खाएंगे। देखा हुआ वो समझा कि पता नहीं चौबे जी मजाक कर रहे हैं, भाई क्या करना चाहते हैं, कुत्ते पालने की हैसियत है भी कि नहीं, तो कुत्ते इनको पाल ले। तो मेरी रेपुटेशन बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो एक बार मैं उस कुत्तों के लिए अंडे लेने गया तो मैंने एक सीधा सवाल दुकानदार से पूछा कि आपने अंडे कैसे दिए? आप लोग गलत समझ रहे हैं, तो मेरा मतलब रेट से था, पर वो मुझे घूरने लगा। मैंने कहा आपने अंडे कैसे दिए? वो बोला कि चौबे जी आप भाव पूछ रहे हैं कि तरीका? मैंने कहा यार मुझको भाव से मतलब तरीका क्यों जान, तो तेरा प्राइवेट मामला है। मैं डरा कि कहीं तरीका मुझको बता नहीं दे वो। तो ये गड़बड़ होती है। मेरा बच्चा खराब अंडे खरीद लाया, वापस करने में गया तो दुकान पे एक नौजवान बैठा था, तो मैंने उससे पूछा कि अंडे आपने दिए थे? वो बोला कितने बजे की बात है? बात कर रही मतलब आप मेरी हालत देखिए, अमेरिका आप तो बता दे रहे हैं मेरी हालत खराब हो जाती। बोला कितने बजे की बात है? मैंने कहा अंडे भी घड़ी देख के देता है क्या? बोला नहीं। बोले कितने बजे की बात है? मैंने कहा 12 बजे की होगी। वो बोला उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे। 12 बजे रोज वही अंडे देते। मैंने कहा बोले मैं तो 10 बजे देके चला जाता हूँ। मैंने कहा आप दोनों बाप बेटे के अंडे देते रहते हैं? बोले हमारा खानदानी बिजनेस है साहब, हमारे बाबा भी अंडे दिया करते थे और संडे को हमारे बच्चे भी कभी कभी अंडे देते। मैं आदमियों का समझा, वो मुर्गियों का खानदान है। उन्हीं झंझा बातों से निकलते हैं साहब। आपको हंसी की बात लगती है, मगर हमें तो मुक्कालात करनी पड़ती है, मुठभेड़ करनी पड़ती है। उसी दृश्य में से जो अच्छे खट्टे मीठे दृश्य आ जाते हैं, उन्हीं में से कुछ कविता आपको सुनाना चाहूँ। चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, जब देखो अब चुनाव हो जाते हैं, क्या पता हम जहाँ वहाँ पर चुनाव मिल जाए। तो जब निकलते हैं हम लोग सड़क पर, तो लोग अजीब अजीब सवाल हमसे करने लगते हैं। एक चुनाव हर उम्मीदवार ने हमसे पूछा, मैं आपका ध्यान चाहता हूँ बारीक बारीक बातों पर, कि देखिए फिर कहाँ कहाँ होता है। एक चुनाव हर उम्मीदवार ने हमसे पूछा, बताइए चौबे जी वोटों और जूतों में क्या फर्क है? वो क्या था, चुनाव हार गया था, आत्महत्या को जा रहा था, हाथ में टिफिन भी था। मगर टिफिन क्यों है? बोले गाड़ी लेट हो गई तो। आदमी प्लानिंग से आत्महत्या करने के लिए जाता है। हमारे यहाँ पर आदमी तैयारी करता रहता आत्महत्या की, बाद में कुछ नहीं करता। एक बच्चा 4 बार मैट्रिक में फेल हुआ तो रेल की पट्टी पे लेटा हुआ था, बाल काट रहा था, पाउडर लगा रहा था। मैं ये क्या कर रहा है? बोले सुबह अखबार में फोटो नहीं छपेगा। तो हमारे यहाँ आत्महत्या एक समारोह है, हम मजा लीजिए। एक चुनाव हर उम्मीदवार ने हमसे पूछा, बताइए चौबे जी वोटों और जूतों में क्या फर्क है? हमने कहा प्यारे लाल, वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। बात इशारे से कहना चाहता हूं। एक चुनाव हर उम्मीदवार ने हमसे पूछा, बताइए चौबे जी वोटों और जूतों में क्या फर्क है? हमने कहा प्यारे लाल, वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। आगे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो क्या और कितने गिन के आ रहा है। आप लोग तो इतने समृद्ध देश में रहते हैं कि ढूंढने से भी हमें कभी यहाँ पर दिखती नहीं है। हम किस पर व्यंग्य लिखें? अमेरिका में हम किस बात पर व्यंग्य लिखें? सब चीजें ऑटोमेटिक है, सिस्टम है, क्या लिखें? समृद्धि है, संपन्नता है। हमारे हिंदुस्तान में देखिए कदम कदम पे आपको व्यंग्य का मामला मिलेगा। एक किताब के अंदर एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था, क्या सुंदरता थी, 10 मिनट तक मैं ही हंसता रहा। सुंदरता भी हंसा सकती है, ये हमारे हिंदुस्तान में संभव है। मजा लीजिए, लिखा हुआ था कि उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। आप देखिए कि बाईं आंखें से फिदा है दाईं पे, कहीं दाईं भी बाईं पे फिदा होती तो
इतने सारे सीन दिख जाते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए हैं, बहुत मजे की बातें हैं, वही बात उठा करके आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अब यहाँ पर क्या बताएं, हम तो बहुत मजे में हैं साहब, अमेरिका आके हमें खाना मिल जाता है भारतीय, तो हमारी बड़ी खुशी की बात है। अभी 2-3 दिन से हम रोमी अहमद वाले यहाँ पर मेजबानी कर रहे हैं, अब कल मालूम पड़ेगा जब जाएंगे तब क्या हाल होगा। तो डट के खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, अगला भी प्यार से खिला रहा है, हो सकता है कि कल सड़कों पर ही दिखे क्योंकि खत्म हो चुका होगा मामला, दिल से खिला रहा है। लेकिन साहब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत कम खाता हूं, खाने वाले बैठे हैं, वो तो गया, मैं बदनाम हूं साहब, मैं चौबों का बेटा हूं। चौबे हमारे हिंदुस्तान में एक बदनाम जाति है, एक तो ब्राह्मण, फिर चौबे करेला और नीम चढ़ा, एक तो ब्राह्मण वैसी खाऊ, और फिर चौबे लोग कहते हैं कि चौबे बहुत ज्यादा खाते हैं, ये झूठ है, चौबे कभी ज्यादा नहीं खाते, चौबे हमेशा बढ़िया खाते हैं, चूंकि बढ़िया बन जाता है इसलिए ज्यादा खा जाते हैं। इसलिए दोस्त तो बढ़िया बनाने वाले का है, सब खाने वाले का नहीं है। लेकिन क्या करें साहब, बदनाम हूँ, लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, लेकिन मैं बहुत कम खाता हूँ, देश की हालत पर रहम खाता हूँ, दुनिया के गम खाता हूँ। आप मेरा भरोसा करें तो मैं आपकी कसम खाता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में सबसे दुखी जाति इस समय ब्राह्मण ही है। ब्राह्मणों का दोष नहीं है, लोगों ने ब्राह्मणों को देवता बना दिया बरसों से, शताब्दी तुम देवता हो, ब्राह्मण देवता है, बाकी लोग कमाते हैं, ब्राह्मण खाता है। तो देवताओं को पूछ पूछ के बाकी जातियों ने उससे खिला खिला के खाऊ बना दिया। अब महंगे का जमाना आ गया, ब्राह्मण को टेंशन हो गया, कौन खिलाए, पर कभी कभी उसके भाग्य जागृत हो जाते हैं जब श्राद्ध पक्ष आते हैं। श्राद्ध पक्ष में हर आदमी ढूंढता है ब्राह्मण को कि मरे हुए पिताजी को खाना खिलाना है, ब्राह्मण को ढूंढो और इतना ठूस के खिलाओ कि वो खुद पिताजी हो जाए। एक इच्छा रहती है, ठूस के खिलाओ, तो ऊपर पहुंचना है। लेकिन साहब यकीन कीजिए, मैं श्राद्ध का नहीं खाता, मुझे श्राद्ध का खाना बहुत बुरा लगता है। मेरे पड़ोस में ठाकुर साहब रहते हैं ग्वालियर में, श्राद्ध पक्ष में मेरे पास में आए, बोले चौबे जी मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आपको खाना खाने आना है। मैंने कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूँ। श्राद्ध के अलावा किसी दिन बुला रहे जब तेरी श्रद्धा हो, नहीं श्राद्ध के दिन, श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूँ। तो ठाकुर बुरा मान गया, बोले नहीं आओगे तो अगले साल तुम्हारा ही मनेगा। नहीं आओगे तो अगले साल तुम्हारे मनेगा। मैं भी गुस्से में आ गया, मैं ऐसा क्या तैयारी करते मैं आ रहा हूँ और आज तेरा मना के लौटूंगा। मैं गया साहब, बदला लेने की बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैं पालती मार के बैठा, 3 घंटे तक उसका नॉन स्टॉप खाता रहा। ठाकुर भी मेरी स्पीड देख के घबरा गया, ऊब गया, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने कहा बीच आने तो दे। मैंने कहा बीच आने तो दे, बीच में तुम बता। अब आज मेरा नॉनवेज खाने का भी मन हो रहा है। ठाकुर ऐसा भागा फिर नहीं दिखा, मत छेड़ो, ब्राह्मण खाएगा तो जमाना रोएगा। हमारे देश में खाने की अनंत संभावना है, पेट में कुछ भी हो, कितना भी जा सकता है। मुझे याद है कि एक हाथी का ऑपरेशन हो रहा था। ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने नर्स से पूछा कि अपने औजार तो गिन लीजिए, पूरे तो हैं? नर्स बोली डॉक्टर साहब औजार तो पूरे हैं, मगर छोटे वाले डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे। तो मेरा वेट और मेरा पेट आप देख रहे हैं, खाने के मारे में ही, मस्ती के मारे फूल गया है। लोग समझते हैं बहुत खाता हूं, मेरी प्रॉब्लम देखिए। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे, वो बोला चलो। हमने कहा पैसे, तो बोला 2 रुपए किलो। ऐसा रेट आपने कभी नहीं सुना, किलोमीटर दुनिया जाती है, मुझे किलो से लेके जाना। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे, वो बोला चलो। हमने कहा पैसे, तो बोला 2 रुपए किलो। हमने कहा क्या बोलता है, सवारी को बिठाता है कि तौलता है? वो बोला बुरा मत मानिए चौबे जी, मैंने टायर ट्यूब के पैसे मिलाकर बोले थे। ये मेरी मार्केट वैल्यू हो गई। मैं और अरुण जैमिनी लखनऊ स्टेशन पे खड़े हुए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, गाड़ी लेट थी। सोचा वजन लेता हूँ, वजन लेने मशीन पे चढ़ा तो मशीन भी मुस्कुराने लगी। हम वजन तौलने की मशीन पर चढ़े, टिकट देखा तो आसमान से नीचे गिर पड़े। लिखा हुआ था सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग न चढ़े। हम वजन
दौड़ने की मशीन पर चढ़े, टिकट देखा तो आसमान से नीचे गिर पड़े, लिखा हुआ था सूचना है गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग चढ़े। टिकट अरुण जेटली को दिखाया, वो भी मुस्कुराया, मशीन पर चढ़ा, सिक्का डाला, टिकट निकाला। इस बार लिखा हुआ था वजन तो रखें। हार से कभी उनकी मुसीबत है कि उन्हें कोई भी छेड़ देता है। मैं तो डर के मारे घर से बाहर निकलना नहीं चाहता, क्या पता क्या हो जाए, ये निकलना तो पड़ता है। वो जुरासिक पार्क आप क्या बनी थी अमेरिका में, तो हमारे इंडिया में भी लगी साफ, बड़ा धूम मचाई, बॉक्स ऑफिस हिट, भीड़, टिकट नहीं मिल रहे। मैं भी टिकट लेने क्यों में खड़ा ही हुआ था कि लोग आप मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं ही डायनासोर हूँ। कुछ लोग तो टिकट वापस करके घर जाने लगे, बोले पिक्चर क्या देखना, हीरो तो ही खड़ा है। यहाँ तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आधे घंटे के बाद में सामने वाला मुझसे पलट के बोला, धक्का क्यों दे रहे हैं भाई साहब? मैं कहा धक्का कौन दे रहा है, सांस भी ना छोड़ूं। सामने वाला कुल 50 ग्राम का था, मेरी एक सांस के साथ में आधा किलोमीटर आगे पहुंच जाता। आज भी अपना वजन बढ़ाता नहीं है, मुझे कोसता है, तब मेरा दुखी दिल सोचता है। डॉक्टर कहता है वेट कम करो, बीवी कहती है पेट कम करो, शर्मा जी कहते हैं रेट कम करो। मैं तीनों से कहता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे रहम करो, मुझे रहम करो। साहब एक शाम है, हंसी मजाक की शाम है, पहली बार यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है, तो मुझे मालूम था कि तालियां इतनी मिलेंगी, एक है कि यहाँ पर होंगे, और आप लेकिन पहली बार में हर आदमी डरता है। एक मरीज का ऑपरेशन हो रहा था तो डर रहा था, तो डॉक्टर भी बाजू में खड़ा था, तो मरीज बहुत डर के मारे थर-थर कांप रहा था। तो डॉक्टर ने पूछा भाई तू घबरा क्यों रहा है, डर क्यों रहा है? तो मरीज बोला कि मेरा पहला ही ऑपरेशन है इसलिए डर रहा हूँ। डॉक्टर बोला कोई बात नहीं, मैं तो नहीं डर रहा, मेरा भी पहला ही है। तो यहाँ पे ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पर हमारा आपका को ऑपरेशन ये बात ध्यान रखिए। हम यहाँ पे फैलेगी, अगली बार यहाँ पर हॉल आपका भरा हुआ होगा, लोग लाइन में खड़े होंगे और तालियां आपको मिलती रहेंगी, ऐसे मुझे उम्मीद है। आइए मैं थोड़ा आपको और आपका मन लगाता हूँ, उसके बाद में फिर ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। शहद चक्रवर्ती मेरे सगे बड़े भाई हैं, उनके बारे में आपको बताया गया। बॉम्बे में रहते इंटरनेशनल स्टार हैं, मेरे सगे बड़े भाई हैं। इसमें एक संशोधन की जरूरत है कि वो मेरे दूर के सगे भाई हैं। तो दूर के इसलिए कि बीच में 4-5 भाई बहन और भी हैं, बीच में खड़े रहते हैं। जब शेल्दी से मिलना तो पहले 4-5 भाई बहन से मिलना पड़ता है, तब शेल्दी तक पहुंच पाते हैं। पिछले दिनों बॉम्बे गया मैं एक प्रोग्राम में, तो बोले चलो तुमको शूटिंग भी दिखाते हैं, आजकल फिल्मों में काम करते हैं, बोले स्टूडियो देखो, शूटिंग क्या होती है वो देखो। मेरे मन में भी इच्छा थी कि देखे क्या होता है। उनके पीछे पीछे मैं, बहुत पॉपुलर आदमी है, भीड़ उनके पीछे, मैं पीछे पीछे। स्टूडियो पहुंचे, शेल्दी को पता नहीं कौन घसीट के ले गया, अब मैं अकेला खड़ा स्टूडियो में घूम रहा था साहब, अकेला। लेकिन था मैं बोर नहीं हुआ वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला कि जो मैं तुरंत डायरी में लिखा। आपके काम की चीजें देखिए, कविता कभी कभी कहाँ हाथ लग जाती है। सिनेमा के पोस्टर लगे हुए थे स्टूडियो के अंदर, लाइन से लगे हुए थे, वो सारी फिल्में वहाँ बनी होंगी शायद, तो उनके पोस्टर लगे हुए थे। इतनी सी बात तो महत्वपूर्ण थी कि पोस्टर ऐसे सीक्वेंस में लगे थे जैसे किसी ने शरारत से लगा दिए। हर पोस्टर के बाद में हर पोस्टर था कि हंसी आती थी। मजा लीजिए, पहले 4 पोस्टर थे, हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर। इसमें मेरी कोई शरारत नहीं है साहब। मुझको लगता है कि पोस्टर लगाने वाला भी कोई हाथ से कभी रहा होगा, तो अपने मूड में लगा गया कि मैं देखता हूँ लोगों को जरा। तो पोस्टर उसने लगाया, मैटर मेरे पास में है, बातचीत आपकी। हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं। ब्रह्मचारी शादी के बाद, ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-11 ये तो नहीं था। ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-11, आह दुल्हन वही जो पिया मन भाई, 20 साल बाद गुमराह। दुल्हन वही जो पिया मन भाई, 20 साल बाद गुमराह। झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम लूंगा। आज तक नहीं आया कि प्रेम व्यक्त करने का ये क्या तरीका, मरो पोस्टर
पोस्टर लगाने वाला वो जरूर हाथ से कभी ना हो। झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम लूंगा। और देखिए कुछ बारीक पोस्टर दिल को दुखाने वाले भी थे। पति पत्नी जानी दुश्मन। इसे लोगों ने अमेरिका में ज्यादा समझा है। पति पत्नी जानी दुश्मन, बाप बेटा हम आपके हैं कौन। संबंध ऐसे हो गए कि बाप बेटे को बाप मानने को लग जाते हैं, बेटा मानते। पति पत्नी जानी दुश्मन, बाप बेटा हम आपके हैं कौन। खून का बदला खून, भाई हो तो ऐसा। खून का बदला खून, भाई हो तो ऐसा। देवर भाभी आओ प्यार करें। देवर भाभी आओ प्यार करें। चोर पुलिस एक दूसरे के लिए। और देखिए साहब, एक जगह पे ऐसा पोस्टर था कि मैंने माथा ही पकड़ लिया। पवन पुत्र हनुमान घर बसा के देखो। हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा। हिंदुस्तान में आजादी है, कोई पोस्टर कहीं भी लगा। पवन पुत्र हनुमान घर बसा के देखो। और अंतिम 3 पोस्टर मैं खुद हाथ खड़ा हुआ, लिखा हुआ था गांधी एक बार चले आओ हसीना मान जाएगी। सब एब्सर्डिटीज हैं, इनमें आपको हंसी आती है, मजा आता है, मगर ये विसंगतियां हैं। हिंदुस्तान में हम देखते हैं साहब, आज धर्म यात्रा की 16 दिन का अमेरिका हम देख रहे हैं कि जितने लगे हुए हैं बोर्ड लगे हैं सड़कों किनारे जो लगाए गए हैं वो साफ सुथरे हैं, इंस्ट्रक्शंस है, सिग्नल्स हैं, आदमी यात्रा करता रहता है। हमारे यहाँ उनके सारे चले तो आदमी ऊपर की यात्रा करे। 60 मील की स्पीड पर लिखा रहेगा लालू को वोट दीजिए। तो लोग चिपका जाए, पोस्टर बने ही उन बोर्डों के लिए हैं। वो बोर्ड वाले हमारे लिए हैं, पोस्टर उनके लिए बने हुए हैं। दिल्ली में आप जाएं तो वहां पे एक सबलोग क्लिनिक है। सबलोग क्लिनिक वो निसंतान दंपत्ति को गारंटी से संतान देता है। जो काम माँ बाप नहीं कर सके वो क्लिनिक करता रहता है। सब लोग उसका काम ही है, निसंतान दंपत्ति निराश मत होना, हम देंगे। तो उसके बोर्ड जगह जगह लगे हुए हैं कि निसंतान दंपत्ति निराश न हो। मैं गया एक दिन वहां पे दिल्ली पर, वहां पे देखा मैंने सब लोग क्लिनिक से लिखा हुआ था निसंतान दंपत्ति निराश न हो। नीचे लिखा हुआ था लालू यादव शहर में। लालू यादव का मालूम है आपको। ये विसंगतियां हैं सब। आइए मैं आपको थोड़ा और हंसाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग आज की शाम हंसते हुए जाएं और याद रखें कवियों की बातें जो आपको गुजराती हैं। यकीन जानिए हमारी हंसी के पीछे एक आंसू का पर्दा भी पड़ा हुआ है जिसमें से बातें निकल के आती हैं। एक रेल यात्रा के लिए हमारा मित्र कह रहा है कविता के लिए, यहाँ तो साहब हमें इतना अच्छा देखने को मिला है, क्या कहने। हिंदुस्तानी कल्पना करना बेकार है, तुलना करना बेकार है। हम लोगों को बहुत यात्रा करनी पड़ती है हिंदुस्तान में। रेल यात्रा है हमारा प्रमुख साधन है, रेलों से यात्रा करनी पड़ती है। रेलों ने कोई खास प्रोग्रेस नहीं की है। स्पीड के मामले में तो यह है कि हमारे गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियाँ इतनी धीमे चलती हैं, इतनी स्लो चलती हैं कि उनसे अच्छा तो मैं नींद में तेज चल लेता हूँ। मैं ट्रेन में जा रहा था, गाड़ी रेंग रही थी, बहुत बोर हो रहा था, तो मैंने गार्ड से पूछा कि साहब ये गाड़ी की स्पीड है, अगर मैं फोन करके आ जाऊं तो क्या दौड़ के गाड़ी पकड़ लूंगा। फोन रोकना था, मैं भाई शायद पकड़ लूँ। तो मैंने उससे पूछा कि अगर मैं फोन करके आ जाऊं तो क्या गाड़ी पकड़ लूंगा। तो गार्ड बोला कि बहुत तेज मत दौड़ना। गार्ड बोला बहुत तेज मत दौड़ना वरना अगली गाड़ी में बैठ जाओगे। ये तो हालत हमारे गाड़ी और जगह तो गाड़ी में है ही नहीं साहब, उसकी बात करना बेकार है। इतनी ठसाठस भीड़ होती है कि एक पूरे डिब्बे में पूरा